देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर। मैम देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट ए का क्वेश्चन नंबर 22 तक किया था, ठीक है। इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद हम लोग का कौन सा क्वेश्चन होगा? इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ये वाला करेंगे। एग्जाम्पल एक है 15.7, एग्जाम्पल 15.7। अच्छा देखो क्या है ये वाला। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन काफी आसान है। बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर, ठीक है। ये जो डेटा अवेलेबल है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस का है फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्कर। मतलब ये दिया हुआ है ना, ये सब वेजेस दिया हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है रुपीज में, मतलब 50 से लेके 60 रुपीज वेजेस मिलता है, ऐसे 15 वर्कर है। 60 से 70 मिलता है, ऐसे 23 वर्कर है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये रेंज है कितना कितना जो है सैलरी, और उस पे ये नंबर ऑफ वर्कर हम लोग को दिया हुआ है। अब बोल रहे इफ ए वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर, सारे ग्रुप ऑफ वर्कर से अगर हम लोग रैंडमली वर्कर को सिलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है दैट ये चार क्वेश्चन है। पहला, हिज वेज वुड बी लेस देन 50, कि उसका वेजेस जो है 50 से कम हो। मतलब पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजेस लेस देन 50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, ये देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। आउटकम लिखा है मैंने, ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को वैसे वेजेस को ढूंढना है, वैसे लेबर को ढूंढना है जिनको वेजेस मिलता है लेस देन 50। तो तुम लोग यहाँ से देख के बताओ कि ऐसा कितना सारा वर्कर है, कितने ऐसे वर्कर है जिनको जो है 50 से कम वेजेस मिलता है, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल वर्कर। तो बोलो ऐसा कितने सारा वर्कर है जिसको 50 से कम वेजेस मिलता है? बोलो। 0। 0। एक भी ऐसे वर्कर नहीं है जिसे 50 से कम मिलता है, क्योंकि रेंज स्टार्ट हुआ है 50 से लेके 60। तो 50 से नीचे तो किसी को नहीं मिलता है, मिनिमम 50 से चल रहा है। गुड मॉर्निंग ऋतिक, आवाज आ रहा है मेरा? ऋतिक को मेरा आवाज आ रहा है? तो हाँ मैम आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब मुझे बोलो कि यहाँ पर जितने भी वर्कर, हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट किए जिसमें एक वर्कर का वेजेस दिया हुआ है, एक नहीं काफी सारे वर्कर का वेजेस का रेंज दिया, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120। हम लोग को पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि कितने ऐसे वर्कर है जिनको वेजेस जो है 50 से कम मिलता है। तो 50 से कम मिलता है ऐसे कोई भी वर्कर हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेजेस 50 से स्टार्ट होता है, इसीलिए फेवरेबल आउटकम 0 हो गया। अब बोलो टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम कैसे निकालोगे? सारे टोटल, वर्कर्स को प्लस करके। हाँ जितने भी नंबर ऑफ वर्कर है, ठीक है, क्योंकि इन सभी में से तो रैंडमली किसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 23, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर का प्लस होते जाएगा, प्लस 36 प्लस 42 प्लस 17, उसके बाद 12 और 15। तो देखो 5, देख लो कितना आता है ये सब टोटल करने से। तो वैसे देखो टोटल करो या ना करो, आंसर तो इसका 0 ही आने वाला है ना। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर बी पॉइंट में देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज वेजेस वुड बी लेस देन 80। वेजेस जो है वो लेस देन 80 होना चाहिए। तो लेस देन 80, तो सेम प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा फॉर्मूला फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो ये सबका टोटल जो है वही होगा, ठीक है। तो तब तो नहीं किया था, जरूरत नहीं पड़ा, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ये सोच के, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है वही हम लोग का टोटल पॉसिबल आउटकम होता है।
ये हो गया 150, ठीक है। अब तुम लोग को ये ढूंढ के बताना है कि 80 से कम मिलता है इतने ऐसे कितने सारे वर्कर है, तो यहाँ से देख के ही बताना है बस। बोलो 80 से कम मिलता है ऐसे कितने सारे वर्कर है, वही हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। कौन कौन से नंबर ऑफ 15 वर्कर? plus 23 plus 36. ये हो जाएगा 15, 23, 36। ये जो है वर्कर वो 80 से जो है कम, क्योंकि यहाँ देखो 80 से स्टार्ट हो रहा है, तो 80 से कम मतलब 70 से लेके 80 का मतलब होता है कि 70 से लेके यहाँ पर 79.999 यहाँ से 80 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला 3 कैटेगरी का आ जाएगा। तो 15 प्लस 23 प्लस 36, तो टोटल करने से यहाँ पर हो जाएगा 74 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 150। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, पॉइंट पॉइंट में देख सकते हो कितना होगा। ये 3 से चला जाएगा, 3 से डिवाइड, या फिर 74 है तो 2 से डिवाइड कर, 37/75, ठीक है। बाकी ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे कर सकते हैं। फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजेस वुड बी मोर देन 100, तो वेजेस जो है वो मोर देन 100 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मोर देन 100, तो टोटल आउटकम तो 150, मोर देन 100 मिलेगा। ऐसे कौन कौन से वर्कर है बताओ, मोर देन 100 पे कौन कौन से वर्कर 12 हो और जाए? 5. हाँ बस ये दोनों 12 इन, हाँ बस ये दोनों 12 और 5 वाले जो लोग हैं उनको 100 से ज्यादा मिलता है। तो ये सब विजुअलाइज करके बताना है, कुछ ऐसा फॉर्मूले का बात है नहीं इसमें। फिर डी नंबर में देखते हैं, देखो डी नंबर में बोला है वेजेस वुड बी बिटवीन 70 एंड 100, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का, वेजेस बिटवीन 70 एंड 100, ठीक है। 70 और 100 के बीच का वेजेस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 150। अब 70 से 100 के बीच का वेजेस बताओ कितना हो? 36 36, plus 42 42 और plus 17. 36 और ये वाला 42 और 17 भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा है 70 से 100 के बीच का, तो यहाँ तक 100 है, यहाँ 70 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कितने सारे वर्कर बिलोंग करेंगे? तो 36 प्लस 42 प्लस 17, 36 प्लस 42 प्लस 17, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 6 7 8 8, ये 15 5 95 हो रहा है। 95/150, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 19 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। तो 19/30 इतना हो जाएगा। तो ये देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा आने का चांसेस थोड़ा कम ही लगता है, फिर भी जो भी हो तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का सब आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है सेट ए के कुछ क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सेट ए में जाते हैं, यहाँ पे सेट ए से कौन सा क्वेश्चन करना है उसके पहले देखो एक चीज सिखाते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर हमारा बोला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एकदम हम लोग डे 1 में सीखे थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब दो इवेंट के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दो इवेंट, ठीक है, मतलब जैसे मान लो इवेंट ए और इवेंट बी, तो इनमें इंटरसेक्शन जब करेंगे तो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। जैसे कि देखो मान लो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये एक ए सर्कल बी सर्कल। तो ए सर्कल के अंदर क्या है पता है, 1 और 2, और बी सर्कल के अंदर भी है 2 और 3। तो दोनों सर्कल में कॉमन जो एलिमेंट है वो है 2, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब दो इवेंट में कुछ कॉमन होता है। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो, और इस कॉमन को हम लोग एंड से डिनोट करते हैं, इसको इंटरसेक्शन या एंड बोला जाता है। ये जो साइन देख रहे हो ना, इसे हम लोग एंड भी बोलते हैं, इसे हम लोग या फिर इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन तो ये सेट थ्योरी में होता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी का ही चीज होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब दोनों इवेंट में कुछ कॉमन चीज नहीं है तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो उसमें कॉमन अगर कुछ नहीं है तो ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जॉस्टिव,
एग्जॉस्टिव इवेंट, ये भी मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को लिखवाया हुआ है, ठीक है। अब एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है, मैंने ऐसे बोला था कि जब हम लोग अगर तुम लोग कोई लूडो का डाइस है, ठीक है, इसको हम लोग रोल कर रहे हैं, रोल करने पे हमारा पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है, मैक्सिमम हम लोग का क्या आ सकता है, 1 से लेके 6, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो अगर किसी भी इवेंट का हम लोग मैक्सिमम सारे पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे अगर मैंने लिख दिया लूडो के गोटी को रोल करने का आउटकम 1 2 3, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं हुआ क्योंकि इसमें मैंने 4 5 6 नहीं लिखा है, मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल दिया था। अगर तुम लोग अपने कॉपी में एक बार चेक करोगे तो मुझे लगता है जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जॉस्टिव इवेंट। यहाँ पर शायद हो भी, क्योंकि ये मेरा पीडीएफ ठीक ठाक से बना हुआ है, ये नहीं, यहाँ नहीं है एग्जॉस्टिव वगैरह, शायद नहीं है, नहीं यहाँ नहीं है, छोड़ो। तो जो भी हो तुम लोग को मिल जाएगा, अपने कॉपी में देखोगे तो यही लूडो वाला एग्जांपल ही लिया हुआ था। तो उसमें ऐसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब दो इवेंट है और दोनों इवेंट का अगर हम लोग सारे आउटकम्स को लिख रहे हैं तो फिर उसका, अगर हम लोग दोनों इवेंट को ऐड करेंगे और उसको अगर हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 1। मतलब ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं और, ठीक है, यूनियन या फिर और बोलते हैं। तो जैसे कि देखो, मान लो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ठीक है, इसमें है 1 2 और इसमें है 3। तो ए, ये मान लो ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, तो ए यूनियन बी अगर हमें करना है तो हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा 1 2 3। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अंदर, ए और बी में जो भी है सारी चीजों को लिखना, ठीक है। तो 1 2 3, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अब सारे अगर हम लोग आउटकम को ले लेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल था यहाँ पर। जो भी हो, तो एग्जॉस्टिव इवेंट में हमेशा क्या होता है, जितने भी इवेंट हो उसको अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो वो हम लोग का आ जाएगा 1। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वली लाइकली। तो इसका भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इक्वली लाइकली क्या होता है। इक्वली लाइकली मतलब एक इंसिडेंट, एक इवेंट होने का जितना चांसेस है दूसरा इवेंट होने का सेम उतना ही चांसेस है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हेड टेल का। अगर अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो हेड आने का चांसेस अगर 50% है तो टेल आने का भी 50%। अगर तुम लोग को याद है तो अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हम लोग का जो आउटकम है वो क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। अब अगर हमें कोई बोले हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम लोग बोलेंगे हेड आने का प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल में से हेड आने का प्रोबेबिलिटी है ऐसा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अगर कोई पूछे टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ टेल और यहाँ पर हेड कॉमा टेल, क्योंकि ये पॉसिबल आउटकम और ऊपर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मुझे क्या चाहिए, टेल चाहिए, तो ये अगेन हो गया 1/2, ये 1 और ये 2। तो मतलब जितना हेड आने का चांसेस है उतना ही टेल आने का चांसेस है। ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। इसका भी चांस 50% और इसका भी चांस 50%, ठीक है। इस तरीके के इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो ये डेफिनेशन भी हम लोग लिखे हैं एक बार, ठीक है। तो इक्वली लाइकली में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वली लाइकली हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट जो है हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा समझ के, और इसके बेसिस पे देखो अभी सेट ए में जो क्वेश्चन आएगा वो कर पाएंगे हम लोग। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग इसके बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सेट ए क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अभी मैंने सिखाया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, जब दो इवेंट में कोई कॉमन चीज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर इवेंट ए है इधर वाले साइड में और इधर वाले साइड में क्या है, इवेंट बी है, ठीक है। अच्छा देखो इवेंट ए में क्या बोला है, द स्टूडेंट्स रीड इन ए स्कूल, ही स्टडीज फिलोसॉफी, ठीक है। तो क्या ये दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है, हो सकता है कि स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है और वो फिलोसॉफी पढ़ता है, तो ये दो चीज एक साथ हो सकता है, नहीं होने का तो कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है
कि राजू वॉज born in India, he is a fine engineer, Ruma is 16-year-old, she is a good singer, Peter is under 15 years of age, Peter is a voter of Kolkata। बोलो कौन सा दो इंसिडेंट एक साथ नहीं हो सकता? ये कॉमन सेंस लगा के भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी आए या ना आए, बोलो इसमें से कौन सा दो इंसिडेंट एक साथ नहीं हो सकता? ऑप्शन मैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब किसी का 15 इयर्स एज में तो वोटर कार्ड नहीं होता है, कितने एज में होता है बोलो? 18 में। 3 हाँ 18। तो देखो इसका मतलब हम लोग का कौन सा आंसर होगा? डी, क्योंकि बाकी सब इंसिडेंट एक साथ हो सकता है। एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, वो फिलोसॉफी पढ़ता है, हो सकता है, नहीं होने का क्या है। राजू का मतलब राजू का जन्म है वो इंडिया में है, वो एक फाइन इंजीनियर है, हो सकता है। रूमा का एज 16 ईयर्स है, वो एक गुड सिंगर है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। लेकिन कोई 15 ईयर्स है और वो कोलकाता का वोटर है, वो कहीं का भी वोटर नहीं हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट इंडिया में जो रूल्स है उसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड हो रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो गया। फिर हम लोग इसके बाद कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सेट ए का। देखो उसमें क्या बोला है, ऐसा ही हमें समझ के आंसर देना है जैसे कि दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, और ए बी क्या है, ए बी है दो इवेंट, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? अभी मैंने लिखवाया है, चाहो तो कॉपी देख के बता दो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली या फिर इंडिपेंडेंट। अभी तक मैंने इंडिपेंडेंट नहीं समझाया, तो इंडिपेंडेंट को एक बार छोड़ दो, बाकी में से आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी तो मैंने बताया कि अगर कॉमन नहीं होता है तो उसमें वैल्यू 0 आता है, इसी को हम लोग कॉमन पार्ट बोलते हैं। यही एंड है, इंटरसेक्शन है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि ऑप्शन ए। अभी लिखवाया है, वहीं से बताना है, उसी पे थोड़ा क्वेश्चंस भी आएगा थोड़ी देर बाद, तो वो भी करना है हम लोगों को। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, if for two events A and B, probability of A union B 1 and A, then A and B are, अगर probability of A union B 1 आ रहा है तो A और B को कैसा इवेंट बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव या डिपेंडेंट इवेंट? बोलो, अभी लिखवाया है। एग्जॉस्टिव। सी। हाँ एग्जॉस्टिव यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर, तो जो हेड और टेल निकल के, मतलब दो इवेंट्स ही तो हो सकता है, या तो टॉस करने पे हेड आ सकता है या तो टॉस करने पे टेल आ सकता है। तो ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट के जो दो आउटकम आ रहे हैं, तो वो आउटकम क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, इक्वली लाइकली है, ऑल दिस ए बी एंड सी है। तो सोच के बताओ, म्यूचुअली इक्वली एक्सक्लूसिव भी, लाइकली। इक्वली लाइकली तो होगा, और बाकी कुछ नहीं होगा। सोच के देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब दो इवेंट एक साथ, सोचो सोचो, दो इवेंट एक साथ, बोलो, जब दो इवेंट पे कोई कॉमन चीज नहीं होता है ना, वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अगर हम लोग ऐसे लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देख तुम लोगों ने सही बोला, इक्वली लाइकली तो सही बोला है, क्योंकि वो तो मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग था, तो सही बोला है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी पे भी एक बार फोकस करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? 1/2। अब क्योंकि दोनों का ही प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो वो इक्वली लाइकली है, सही बोल रहे हो, ठीक है। बाकी में भी चेक करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन टी करने से क्या आएगा? मतलब अगर हम लोग हेड और टेल में इंटरसेक्शन करते, क्या हेड और टेल में कोई कॉमन पार्ट आएगा? मतलब अगर हम लोग हेड आने का प्रोबेबिलिटी के साथ टेल आने के प्रोबेबिलिटी को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन चीज होगा? बोलो। 0 होगा।
0 होगा, कॉमन चीज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हेड आया तो टेल भी आ जाएगा, टेल आया तो हेड भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन टेल करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो मुझे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन, यूनियन का मतलब ऐड होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये करने से हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ, तो टोटल करने से नहीं आएगा 1। बोलो आएगा कि नहीं? आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव होगा ना, मतलब ऑल दिस ए बी सी तीनों चीज ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग अनबायस्ड कॉइन को टॉस करते हैं तो जो दो इवेंट होता है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। मतलब हेड आने से टेल नहीं आएगा, टेल आने से हेड नहीं आएगा, दोनों का होने का चांसेस 50-50% है, ठीक है। और एग्जॉस्टिव भी होगा क्योंकि उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमें ये देखो, ये टोटल पॉसिबल आउटकम आ गया 1, ठीक है, हेड और टेल। तो इसका आंसर सिर्फ इक्वली लाइकली नहीं होगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो 10th नंबर का ऑप्शन डी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 10th के बाद 11th नंबर। बताओ, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए और बी अगर दोनों बराबर है तो दोनों इवेंट को क्या बोलेंगे? बोलो। इक्वली लाइकली। हाँ, इक्वली लाइकली बोलेंगे, दोनों इवेंट को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली, ठीक है। तो 6 नंबर किया हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, 8 किया, 10 किया, 9 किया, 11 किया। अच्छा, और एक चीज कर सकते हैं 23 वाला। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, 23 में देखते हैं क्या बोलेंगे। If ABC are mutually exclusive and exhaustive, then probability of A plus probability of B plus probability of C कितना होगा? तो ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और एग्जॉस्टिव भी है। अभी मैंने एग्जॉस्टिव का बताया था, एग्जॉस्टिव होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऑप्शन बी। हाँ, सही बात, ऑप्शन बी होगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन टेल, तो मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और हाफ ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दो इवेंट के जगह 3 इवेंट्स है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। एक के जगह 3 इवेंट्स है, तो फिर हम लोग इसको 3 इवेंट के हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना आराम से। ये देखो, ये देखो 20 नीचे लिख के दिखाते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब ये सब अगर टोटल हो जाएगा तो सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करने से हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का कोई इंसिडेंट म्यूचुअली अगर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो इक्वल टू 1 होगा। और वैसे भी देखो, अगर एग्जॉस्टिव है, थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, 1 होता है, ठीक है। अब 2 इवेंट होने से भी 1 होगा और 3 इवेंट्स होने से भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 8 10 9 हाँ 23। अच्छा, अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, ठीक है। सेट बी क्वेश्चन नंबर 8। देखो, यहाँ पर बोला है ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अभी मैंने बोला कि अगर 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होगा तो क्या कंडीशन हो सकता है? देखो, एक इवेंट हो या 3, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये कंडीशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये हम लोग का 1 होता है, ठीक है। अब 2 इवेंट के लिए भी हो तो सेम बात, और अगर 3 इवेंट के लिए हो तो भी सेम बात। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ते हैं। पहले तो बोल दिया था ये तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। अब बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये दिया हुआ है 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, बोला है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये थोड़ा सा वो जैसे एक हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही दिया है। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल 2 प्रोबेबिलिटी बी इक्वल 3 प्रोबेबिलिटी सी दिया है। हम लोग को बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा ये निकालो, ये क्वेश्चन गिवन है। और जो बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उससे हम लोगों ने ये पता किया कि ये आंसर 0 और ये आंसर 1 होगा, मतलब ये कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हम लोग का 1 होता है। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस। देखो, यूनियन का मतलब हम लोग का प्लस होता है, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। यूनियन यानी कि जो यू साइन है उसका मतलब प्लस होता है, इसको हम लोग और भी बोलते हैं, और ऑपरेटर बोलते हैं मैथ्स में से। ठीक है, ये और को ऑपरेट करता है। और जो इंटरसेक्शन है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग उल्टा यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको हम लोग कॉमन जो है वो भी बोलते हैं, एंड बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 हो गया। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये कंडीशन ऑकर होगा, तो फिर इससे यहाँ आ सकते हैं। कैसे, क्योंकि यूनियन का मतलब प्लस होता है। तो सभी को सेपरेट कर दिया। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी बी, तो मुझे क्या करना चाहिए पता है, सारे जगह पे मुझे बी बी से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तुम लोग बताओ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी बी लिख सकते हैं, बोलो। मुझे बी चाहिए ना, तो सबको बी में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर बी मिल जाएगा। यहाँ सभी जगह पे बी लाएंगे। टू प्रोबेबिलिटी बी। हाँ, 2 प्रोबेबिलिटी बी कैसे लिखा, क्योंकि ये देखो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी बी हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब ये प्रोबेबिलिटी बी को प्रोबेबिलिटी बी रखेंगे, क्योंकि मुझे तो सब बी चाहिए ना, तो बी तो ये है ही, तो बी को चेंज नहीं करेंगे, सी को बी में ट्रांसफर करेंगे। तो रिलेशन बनाओ, इन दोनों में से रिलेशन बना के बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी बी होगा। 2/3 probability B. हाँ, 2/3 प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है, ये देखो 2 प्रोबेबिलिटी बी इक्वल अगर 3 प्रोबेबिलिटी सी है, तो प्रोबेबिलिटी बी कितना हो जाएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी सी निकालना है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर ट्रांसफर कर दो, तभी हो जाएगा। तो ये इक्वल 1 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, जैसे अगर ये 2x प्लस एक्स प्लस 2/3x होता वैसे सॉल्व करोगे। यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 2 प्लस 1 प्लस 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो जाएगा 3। अब एलसीएम करो तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 1 आ गया। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी बी इंटू 11/3 इक्वल 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/11 हो गया। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। ऑप्शन बी के साथ मैच हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट में आके सॉल्व कर दिए हम लोग नॉर्मल। लेकिन उसके पहले तुम लोग को ये जरूर याद रखना चाहिए कि इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो क्या होगा, एग्जॉस्टिव हुआ तो क्या होगा, और जो हम लोग का और एक है कि एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक है इक्वली लाइकली। तो अगर हम लोग उसको मैथमेटिकली लिखे तो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है, और अगर एग्जॉस्टिव है तो यूनियन करेंगे तो 1 होगा, इक्वली लाइकली मतलब सब बराबर होगा। ठीक है, अब ए बी हो, ए बी सी डी ई एफ, चाहे मल्टीपल इवेंट्स हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 इवेंट से भी जो बात बनता है, 3 4 5 6 सभी इवेंट से वैसे ही होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 15.21, मतलब अभी एक्सरसाइज वाला नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 15.21 ये देखो, बोल रहा है मिस्टर रॉय सिलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट फॉर द फर्स्ट
पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट्स, बोल रहा है कि मिस्टर रॉय को सिलेक्ट किया जाएगा 3 अलग अलग पोस्ट पे, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट के लिए बोल रहा है कि 3 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 3 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। द सेकेंड, फॉर द सेकेंड देयर आर 5 कैंडिडेट्स, सेकेंड पोस्ट के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। एंड फॉर थर्ड देयर आर 10 कैंडिडेट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड? प्रोबेबिलिटी क्या है कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए? प्रोबेबिलिटी क्या है कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये फाइंड आउट करके देना है कि मिस्टर रॉय का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग को जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग एक बार टेबल बना के देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक बार टेबल बनाते हैं 15.21, ठीक है। सबसे पहले 3 पोस्ट है, पोस्ट ए, पोस्ट बी और पोस्ट सी, ठीक है। तो मैंने ऐसे 3 पोस्ट का नाम लगा दिया, पोस्ट ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो पहले पोस्ट के लिए बोलो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, सेकंड पोस्ट के लिए कितना होगा, थर्ड पोस्ट के लिए कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है कि इतने में से मेरे लिए, मतलब ये सब में से कुछ कुछ एक तो होगा, ठीक है। तो मिस्टर रॉय के लिए 3 पोस्ट ही खुले हुए हैं जिन पे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोस्ट पे और 3 लोगों ने जो है, 3 कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग वो मिस्टर रॉय है, ठीक है। और सेकेंड पोस्ट के लिए 5। तो मुझे ये बोलो कि अगर फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट पोस्ट के लिए टोटल 3 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, सेकेंड पोस्ट के लिए 5 और थर्ड पोस्ट के लिए 10। तो मुझे एक चीज बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये 3 में से तो कोई ए एक। में 3 होगा हाँ और बी में 5, सी में 10। हाँ, सही बात है कि हम लोग का 3 में से तो कोई एक सिलेक्ट होगा ना, वो एक अगर मिस्टर रॉय हुआ तो हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो ऊपर कितना लिखने से फेवरेबल आएगा? वैल्यू 1. 1, क्योंकि मिस्टर रॉय तो एक ही इंसान है ना, तो वो अगर हर एक पोस्ट में सिलेक्ट हो तो हमारे लिए वो फेवरेबल आउटकम होगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये क्या निकला है बोलो तो, सेपरेट सेपरेट पोस्ट में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है? मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड, मतलब कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होना चाहिए। ये नहीं पूछा है कि ए बी सी में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो निकल गया, ए बी सी में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी निकल गया कि ए में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/3, बी में 1/5, सी में 1/10, ठीक है। तो एक में हम लोग का 30%, एक में 20%, एक में 10%, क्योंकि ज्यादा जहां कंपटीशन है वहां पर परसेंटेज कम हो जाएगा। जैसे सी में अगर 10 लोग जो है compete कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चांसेस है वो तो कम हो जाएगा। तो देखो ना, ये परसेंटेज में 10% होगा, ये 20 होगा, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 ही लोग हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस। लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछा कि बताओ ए बी सी में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, बोला है कि गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। गेटिंग सिलेक्टेड, तो इसका मतलब एट एनी पोस्ट, और ये हम लोगों ने क्या निकाला? गेटिंग सिलेक्टेड इन पोस्ट, ऐसे लिख सकते हो, ए बी एंड सी, ये निकाला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट सिलेक्टेड। ये क्यों निकालना पड़ेगा आगे देखो, लिखने से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बोलो, मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर ए नहीं, क्या नाम है, रॉय, मिस्टर रॉय पोस्ट ए में सिलेक्ट नहीं होंगे, इसके चांसेस क्या है बोलो, 2 कैसे by 3। निकाल? 2/3, Third. 1 में, हाँ 1 - 1/3 यानी 2/3। लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा काफी सारा क्वेश्चन किया था। 1 - 1/5 इनका हो जाएगा नहीं सिलेक्ट होने का 4/5, इनका हो जाएगा नहीं सिलेक्ट होने का 9/10। ये ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट सिलेक्टेड एट एनी पोस्ट, ये लेकिन हम लोग का एट एनी पोस्ट नहीं निकला है, इसको चाहो तो थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि गेटिंग नॉट सिलेक्टेड
इन पोस्ट ए बी एंड सी, ये सेपरेटली सभी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला। अब मेरा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट सिलेक्टेड एट एनी पोस्ट, एक भी पोस्ट में वो सिलेक्ट नहीं होंगे, इसका चांसेस क्या है, वो लोग कैसे निकालोगे? थोड़ा थोड़ा अगर याद है, हम लोगों ने लास्ट ऐसा कुछ एक दो क्वेश्चंस किया हुआ है, जैसे कि टॉम एंड डिक वाला था कि कौन ट्रू बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस था। तो यहाँ पर बोला नॉट सिलेक्टेड वाला वैल्यू क्या क्या है वो तो बताओ। नॉट सिलेक्टेड का वैल्यू क्या क्या है, इस पूरे टेबल में नॉट सिलेक्टेड का वैल्यू कौन कौन सा है? नॉट सिलेक्टेड का वैल्यू कौन कौन सा है? तो ये तो सिलेक्टेड का वैल्यू, 4/5 और 9/3। हाँ। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं कि एक में भी सिलेक्ट ना हो, मतलब एंड होगा कि और होगा, ये तो बताओ। गेटिंग नॉट सिलेक्टेड एट एनी पोस्ट, तो एंड होगा कि और होगा? एंड एंड। एंड होने से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एक भी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके देखो, ये हम लोग का आ जाता है लगभग 12/25, ठीक है। एक भी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस 12/25। अब जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, बस यहां से नॉट हट जाएगा, सिलेक्टेड एट एनी पोस्ट, बताओ अब क्या होगा? बोलो, जैसे ये निकाला है ना वैसे ही कुछ करना पड़ेगा, सोचो। एक भी पोस्ट में, हाँ बोलो। 1/10। सही है। 1 माइनस 12/25, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड 1 हो गया, ठीक है। अब नॉट सिलेक्टेड तो हम लोग को पता चल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/25, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पूछा था कि पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, क्यों? क्योंकि वो तो काफी आसान है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पोस्ट में पूछे, बोले ए का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी दिस वन, बी का दिस वन, सी का दिस वन, नहीं होने का माइनस वाला पॉइंट्स है ना, 2/3 4 5 9/10, लेकिन मुझे पूछा कि कोई भी एक पोस्ट में वो सिलेक्ट हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने पहले ये निकाल लिया कि कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसका चांसेस क्या है, तो वो है 12/20, मतलब उनका मतलब रिजेक्शन हो गया, मान लो ना तो पोस्ट ए में चांस मिला, ना बी में, ना सी में, ऐसा चांसेस होगा 12/25, ठीक है। तो 1 मतलब ओवरऑल वैल्यू, तो 1 से अगर हम लोग वो हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि किसी भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांसेस क्या है, वो हो गया 13/25, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही सेम और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो 15.22, इसके बाद वाला, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, देखो इसमें बोला है द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दैट द 3 सेक्शन ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल एनकाउंटर ए कंप्यूटर एरर 0.2 0.3 0.1 पर वीक रेस्पेक्टिवली, मतलब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि कोई एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग सेक्शन है, जहां पर उनसे कंप्यूटर एरर हो जाए, उसका चांसेस है 0.2 0.3 0.1 पर वीक। वीकली गलत होने का, एरर होने का, वीकली कंप्यूटर एरर होने का चांसेस बता दिया है। कहाँ का बताया है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, जहां पर 3 अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट देयर वुड बी एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, कम से कम एक कंप्यूटर एरर हो जाए पर वीक, ठीक है। हम पहले लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, तो 3 सेक्शन है, ठीक है। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, ठीक है, एक सेक्शन सी है, ऐसे मान लेते हैं। बोला है ना 3 सेक्शन है, कहाँ पर? एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। अब हर एक सेक्शन में पर वीक एरर होने का हमें प्रोबेबिलिटी बता दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पर वीक, ठीक है। तो पर वीक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हम लोग को गिवन है, कितना है? 0.2 0.3 0.1, 0.2 0.3 और 0.1, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है, देखो पहले पूछा है कि एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, कम से कम एक कंप्यूटर एरर हो, इसका चांसेस क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा,
तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर एक एटलीस्ट एक बोला है पहला, ठीक है, पहला कंडीशन बोला है एटलीस्ट वन एरर। चलो पहले हम लोग यहां से ये निकालते हैं, और उसके बाद ना देखो और एक चीज भी बोला है, वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक। सिर्फ एक ही कंप्यूटर एरर हो पर वीक वो बताना है। अगर एक ही कंप्यूटर एरर होती या तो वो सेक्शन ए करेगा, या तो सेक्शन बी करेगा, या तो सेक्शन सी करेगा, ठीक है, सब कोई नहीं कर सकता है। ओनली एंड ओनली वन का मतलब कोई भी एक सेक्शन से एरर होगा। और उसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन पूछा है कम से कम एक कंप्यूटर एरर पर वीक हो, इसका चांसेस। कंप्यूटर एरर का मतलब एक या एक से ज्यादा दो, या दो से ज्यादा मैक्सिमम तीन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक क्या होगा? अगर 20% जो है एरर होने का चांसेस है, तो 80% एरर नहीं होने का कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0.2, ठीक है। सेम तरीके से 1 माइनस 0.3 तो 0.7 हो जाएगा। 1 माइनस 0.1 तो ये 0.9 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक एट एनी सेक्शन। किसी भी सेक्शन में कोई भी एरर नहीं होने का चांसेस क्या है? तो एरर नहीं होने का देखो 0.8, यहाँ सेक्शन ए में भी नहीं हुआ, एंड सेक्शन बी में भी नहीं हुआ, एंड सेक्शन सी में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, बस ये एरर पे दिया हुआ है, इनटू तो 0.504, 0.504, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक एट एनी सेक्शन, अगर किसी भी सेक्शन में कोई एरर ना हो, ठीक है। अब हम लोग को जो पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन एरर पर वीक, ठीक है, वीकली कम से कम एक एरर हो। तो देखो तीनों सेक्शन में ही एरर नहीं होने का चांसेस है 0.504, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कम से कम एक एरर हो जाए पर वीक। तो वो एरर कोई भी कर सकता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, या फिर सेक्शन ए बी, या फिर सेक्शन बी सी, ऐसे करके। तो इसका मतलब टोटल चांसेस है 1, ठीक है, उसमें से ये तीनों सेक्शन से एरर नहीं होने का चांसेस अगर 0.504 है, तो बाकी चांसेस हो गया कि ये तीनों में से कोई ना कोई तो एरर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.496, ठीक है। तो हम लोग को पूछा था कि एटलीस्ट वन एरर, तो इसको मैंने कैसे निकाला? देखो पहले हमें दिया हुआ था कि एरर होने का चांसेस, तो माइनस करके एरर नहीं होने का चांसेस निकाल लिया। तो तीनों ही सेक्शन में एरर नहीं होगा, मतलब एकदम एरर फ्री हो जाएगा, ऐसा चांसेस है 0.504, ठीक है। अब हमें बोला है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर। तो देखो तीनों सेक्शन में ही अगर एरर नहीं होने का चांसेस इतना है, तो तीनों में से कोई भी एक या कोई भी दो या तीन में एरर होने का चांसेस हो जाएगा 0.496, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पूछा है ओनली एंड ओनली वन एरर पर वीक, ये हमें पूछा है, ठीक है। वन एरर पर वीक, इसका मतलब है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक एरर पर वीक होना चाहिए। तो इसमें कितना केस बनेगा? इसमें 3 केस बन जाएगा। जैसे कि केस 1 क्या बनेगा पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन सेक्शन ए बट नॉट इन बी एंड सी, ये होना चाहिए। एक ही सेक्शन में एरर का मतलब हो जाएगा कि मान लो कि अगर सेक्शन ए में एरर हो रहा है तो बी सी में नहीं होना चाहिए, तभी ना ए ओनली एंड ओनली वन कंसेप्ट फॉलो होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? सेक्शन ए में एरर होने का चांसेस देखो लिखा हुआ होगा, देख के मुझे बताओ। सेक्शन ए में एरर होने का 0.2 चांसेस 0.2, लेकिन इसके साथ मुझे बाकी दो कंडीशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन सेक्शन ए एंड नॉट इन सेक्शन बी एंड सी। बट तो देखो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, यहाँ तो एंड या और सोचेंगे तभी ना ऑपरेटर का यूज कर पाएंगे कि प्लस लगाए कि जो है इनटू लगाए, ठीक है। अब मुझे बोलो तो यहाँ इनटू होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए? इंटू होना चाहिए। into इनटू। अब इनटू होके लिखना है कि बी और सी का जो है क्या होना चाहिए? एरर नहीं होना चाहिए, तब ना ओनली एंड ओनली सेक्शन ए का एरर होगा। तो बोलो एरर नहीं होने का चांसेस टेबल में ही दिख रहा है। 0.7 और 0.9।
हाँ 0.7 और 0.9, ठीक है। ये देख देख के ही हम लोग को लिखना है, इसी वजह से ये टेबल पूरा बना रखा है मैंने, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने से हम लोग का हो जाएगा 0.126, ठीक है। अब ऐसा और भी दो केस बनेगा, क्या क्या बनेगा पहले बोलो, फिर हम लोग लिखते हैं। ऐसा और भी तो दो केस बनेगा, एक आंसर नहीं होगा, और भी दो आंसर होगा। और क्या हो सकता है? ओनली एंड ओनली Probability वन। of error in B and not in A and C, और एक होगा error in C but not in A and B. तो ऐसा तीन केस लिखना है, ठीक है। तो ये एक हो गया, और बाकी तीन केस लिखेंगे, और उसके बाद तुम लोग आंसर निकालो, ठीक है। तो बाकी तीन दो केस और लिखते, केस टू। केस टू ये बना लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एरर इन सेक्शन बी बट नॉट इन ए एंड सी। और एक दूसरा बन जाएगा केस थ्री, probability of only error in section C but not in A and B, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है, तो टेबल देख के लिखना पड़ेगा। तो टेबल में देखते हैं, बी में एरर होने का चांसेस 0.3 है, तो 0.3 इंटू 0.8 0.9। फिर सी में एरर हो जाए, सी में एरर होगा 0.1 और बाकी दोनों में नहीं, सी में एरर होने का 0.1 और बाकी दोनों में नहीं होने का 0.8 0.7। अब मल्टीप्लाई करके देखना है, जितना आंसर आएगा उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 3 216 आ रहा है, 216.0.216, और ये हो गया 56, मतलब 0.056 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब बोलो, क्या यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया या फिर और भी हमें कुछ करना चाहिए? क्योंकि ये तीनों केस को हम लोग ऐसे ही रख दें, फिर ये तीनों केस का मुझे टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली एंड ओनली वन एरर होने का चांसेस क्या है। अगर केस ए हुआ, देखो मुझे क्या पूछा था, मुझे तो ये पूछ रखा था ना, देखो मुझे क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, ओनली एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, ठीक है। तो केस ए हुआ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और केस टू हुआ तो भी हमें चलेगा, और केस थ्री हुआ तो भी तो हमें चलेगा, तभी तो हम लोगों ने तीनों निकाला, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी एक हो हमें चलेगा। तो केस ए और केस टू और केस बी मतलब प्लस होना चाहिए। तो आंसर तो यहाँ खत्म नहीं हुआ ना, हमें बाकी आगे भी तो लिखना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। ये हो गया 0.216 और इसके आगे वाला आया था 0.126, ठीक है। अब ये तीनों का करना है टोटल, टोटल करने से जितना आएगा उतना आंसर होना चाहिए। तो यहाँ तक करके अगर हम लोग रख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। वैसे तुम लोग को तीन आंसर तो मिलेगा नहीं ऑप्शन में, ठीक है, कोई एक ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना है हम लोग को। ये देखो ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15.23। यहाँ फॉर्मूला से किया है मैंने, इतना फॉर्मूला नहीं यूज किया है, क्योंकि इतना फॉर्मूला यूज करोगे तो वो कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट लिखा है, कंप्लीमेंट का मतलब ही नॉट ये वाला, ठीक है। तो मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया, कंप्लीमेंट वगैरह उतना फॉर्मूला यूज नहीं किया है। जितना लैंग्वेज से हो जाए, समझ के हो जाए उतना अच्छा, ज्यादा फॉर्मूले पे जाने का जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर देखो ये वाला करेंगे 15.23। A lot of 10 electronic component is known to include 3 defective part. If a sample of 4 component is selected at random from the lot, what is the probability that these samples does not contain more than 1 defectives? ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऐसा डिफेक्टिव वाला 2 से 3 क्वेश्चन किया था, तो वैसा ही है, मान के चल सकते हो। तो देखो पहले हम ना यहाँ पर बना लेते हैं, देखो क्या बोला है। एक जगह पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव्स है। तो डिफेक्टिव को हम रेड कलर से कर देते हैं,
ठीक है, ये रेड कलर वाला हो गया 3 डिफेक्टिव। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल रहा है इफ ए सैंपल, अब 3 डिफेक्टिव है, इसका मतलब बाकी सब नॉन डिफेक्टिव होगा, कुछ नहीं बोला है, मतलब बाकी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि टोटल 10 आइटम्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नॉन डिफेक्टिव आइटम है इसके अंदर। ठीक है, तो टोटल आइटम 10 हो गया, 3 डिफेक्टिव 7 नॉन डिफेक्टिव, टोटल 10 आइटम्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है 4 कंपोनेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब इसमें से हम लोगों को 4 कंपोनेंट जो है निकालना है बाहर। ठीक है, रैंडमली निकालना है, कुछ देख के नहीं, ऐसे ही हाथ डाल के, मतलब इस बैग में हाथ डालना है, निकाल लेना है। अब हम लोग को पूछा है कि what is the probability that this sample does not contain more than one defective item। तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका चांसेस क्या है कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना आए। ठीक है, हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो हमें क्या होने से हमें चलेगा बोलो, तो बोला है कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे तो हमारे साथ क्या 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 इंसिडेंट होने से चलेगा, मान लो एक रेड वाला आया और बाकी 3 येलो वाला आया। ठीक है, तो हमें चलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए और बोलो, और क्या होना चाहिए, और एक केस होगा नॉट मोर देन वन, मतलब क्या, एक से सारा ज्यादा नहीं। सारा ही नॉन डिफेक्टिव होगा। हाँ, चारों ये वाला निकल के आ गया। ठीक है, चारों ये पीला वाला निकल के आ गया। तो ये एक केस 1 और एक केस 2, देखो ये केस 1, ये केस 2। वैसे केस 1 केस 2 का कोई सीरियल ऐसा नहीं है, तुम लोग चाहो तो इसे भी केस 1 कर सकते हो, तो मैंने पहले ये लिखा था उसको लिख दिया। तो अगर मेरा एक रेड आया 3 पीला वाला आया, चलेगा, क्योंकि इसका मतलब तो मेरे पास एक ही खराब वाला डिफेक्टिव वाला है। या फिर चारों का चारों मेरे पास नॉन डिफेक्टिव आ गया तो भी मुझे चलेगा। तो केस ए या केस 2 में से कोई एक हुआ तो वही मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर होगा केस ए और केस 2 दोनों में ही मेरा आंसर आ जाएगा, तो और हो गया, मतलब केस ए 1 प्लस केस 2 ये मुझे निकालना है। तो मुझे पहले केस 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर केस 2 का, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो केस 1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 का मतलब हो जाएगा कि गेटिंग जो है 1 डिफेक्टिव आइटम। प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 का मतलब यहां पर लिख देते हैं, गेटिंग 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो अगर एक डिफेक्टिव आइटम निकल के आया तो मेरे लिए फेवरेबल होगा। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों ने यहाँ सीखा हुआ है कि कैसे यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये 10 में से हम लोग 4 ड्रॉ करने वाले हैं, तो 10C4 हो जाएगा। ठीक है, 10C4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगा रहे कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज तो करना नहीं है। अब क्यों मैंने ये आइडेंटिकल माना, क्योंकि ये तो अलग अलग कोई आइटम्स है नहीं, जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, ये सब जो है पॉइंट पॉइंट मैंने बना रखा है, ये सब सेम है। तो सेम हुआ तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखो ये तीनों जो निकला वो भी होने से जो मेरे लिए ये केस फुलफिल होता है। या फिर जैसे कि देखो हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर ये 3 निकला तो भी बात बराबर है केस 1 के लिए, अगर ये 3 निकला तो भी बात बराबर है, अगर ये 3 निकला तो भी बात बराबर है, अगर ये 3 निकला तो भी एक ही बात है। या फिर ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे करके ना, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई भी 3, मतलब इसमें से कोई भी चलेगा, तो फिर हम लोग उसमें लगाते हैं कॉम्बिनेशन 10C4। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा कि मेरे पास एक रेड और 3 पीला वाला होना चाहिए। तो एक रेड, कौन सा वाला रेड आने से होगा, ये आया तो भी चलेगा, ये आया तो भी चलेगा, ये आया तो भी चलेगा, लेकिन आइडेंटिकल है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 में से कोई भी एक, तो उसे हम लोग बोलते हैं 3C1। ठीक है, एंड होने से मल्टीप्लीकेशन होगा, और बाकी ये 3 पीले वाले चाहिए, तो 7 में से कोई भी 3। ठीक है, 7 में से कोई भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो 3C1 मतलब 3/1, 7C3 का मतलब 3 2 1, 7 6 और 5, 10C4 4 3 2 1, 10 9 8 और 7। ठीक है,
इसका कैलकुलेशन जो है देखना पड़ेगा, अगर मतलब नहीं पता है तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 105, ठीक है। और ये देख लेते कितना होगा, ये हो गया मेरा 428 339 2 कैंसिल, तो 7 इंटू 3 70, और ये हो गया 210 आ रहा है, 105 डिवाइडेड बाई 210 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर समझ में आया तो तुम लोग दूसरे वाले केस का प्रोबेबिलिटी का आंसर मुझे बताओ, मतलब यहाँ बताओ पहले लिखे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 का मतलब गेटिंग 4 नॉन डिफेक्टिव आइटम, तो हमारा केस 2 बनता है, ठीक है। तो अगर 4 नॉन डिफेक्टिव आइटम, तो मुझे बताओगे कि इसका टोटल आउटकम क्या होगा और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, बोलो। अब 7C4 by हम्म 10C। सही, 7C4 10C4 अभी बताया था ना, तो वैसे ही सोचना है हमें, 10C4, ठीक है, मैंने एक बार याद भी दिला दिया कॉम्बिनेशन वाला बात, 10C4 होगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम, अब ये 7 में से ही ना कोई 4 आएगा मुझे, अगर सभी नॉन डिफेक्टिव चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जैसा रूल्स है, तो नीचे आ जाएगा 4 से लेके 3 2 1 तक, यहाँ पर हो जाएगा 7 6 5 और 4, नीचे आ जाएगा 4 3 2 1, ऊपर आ जाएगा 10 9 8 और 7, ठीक है। 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 7 इंटू 6 42 इंटू 20 840, और ये हो जाएगा 10 9 और 56 5040, ठीक है। अब ये दोनों का करना है हमें टोटल। अच्छा, 5040 क्या 210 से डिविजिबल होगा, हाँ 24, तो ये 24 210 से, मतलब 24 से अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 210 हो जाएगा, तो मुझे ऐड करने में आसानी रहेगा, इसीलिए मैंने कर दिया। और 840 डिवाइडेड बाय 24 करके देखते हैं, हाँ 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 बाई 210, तो ये तुम लोग भी कर सकते हो आराम से, उधर 210 है ना, इधर ज्यादा है, तो मैंने एक बार 210 से इसे डिवाइड करके देखा, दोनों को डिविजिबल है, तो 210 से कैंसिल आउट कर दिया, तो 35 बाई 210 आ गया। अब दोनों केस को हम कर देंगे एड ऑन, ठीक है, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मतलब 105 बाई 210 और 35 बाई 210, मैंने ऊपर ही दिखा दिया था क्यों ऐड होगा। 105 बाई 210, 35 बाई 210, 105 प्लस 35, 140 डिवाइडेड बाई 210, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल आउट कर दे, 2:3 हो जाएगा, 2:2 बोल रहे, 2/3 हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 2/3 हम लोग का आंसर आना चाहिए, ये देखो 2/3, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्टली पूरा एक साथ, ये देखो ये ऐड ऑन करके कर दिया। अब ये 0 लिखा हुआ है जो 3C0, मतलब वो डिफेक्टिव से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 3C0 का मतलब, वो अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब उससे मुझे 0 चाहिए। केस 2 में हम लोग भी चाहे तो लिख सकते थे 3C0 इंटू 7C4, तो उसमें आंसर सेम ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा वैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर 15 पॉइंट हम लोग 26 वाला करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, 3 बॉक्स में कुछ इस कॉम्पोजिशन में बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, रेड व्हाइट और ब्लू बॉल बोला है, ठीक है। चलो रेड व्हाइट और ब्लू, तो हम लोग के पास सभी कलर अवेलेबल है, तो रेड 3 बॉक्स, रेड, ये हो गया बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन देखो, 7 रेड 5 रेड 4 रेड, ठीक है, 7 रेड 5 रेड और इसमें 4 रेड, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है। अच्छा, तो 7 रेड 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। फिर बोल रहा है 5 वाइट, 5 6 और 3 वाइट, ठीक है, 5 6 और 3 वाइट, 5 6 और 3 वाइट, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और कुछ ब्लू बॉल है, 4 3 2, 4 3 और 2, 4 3 और 2 अगेन, लेकिन आइडेंटिकल वाला बात हो गया, ठीक है। अब हम लोग टोटल निकालेंगे, फिर टोटल कितना है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा इस बॉक्स में 5 + 4 9, 9 + 17 7 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका टोटल अगर करेंगे तो 5 + 6 11, 11 + 3 14, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ टोटल लिखते हैं, टोटल हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 हो गया 9, ठीक है। ये दिया हुआ है, पहले तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग को बोला क्या है, देखो अभी तो मैंने जस्ट ये क्वेश्चन को ही लिखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। 15.26 क्वेश्चन को सिर्फ मैंने यहाँ पर विजुअलाइज कर लिया। अब बोल रहे वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमें सबसे पहले एक बॉक्स सिलेक्ट करना है, कोई भी एक बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वन बॉक्स, उसका हमें देखना है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉक्स, ठीक है। तो बोलो एक बॉक्स सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिलेक्शन में मेरे पास बॉक्स 1 आ जाए, इसका जो चांसेस है वो प्रोबेबिलिटी फॉर बॉक्स 1, प्रोबेबिलिटी फॉर बॉक्स 2, प्रोबेबिलिटी फॉर बॉक्स 3 हो जाएगा। बोलो कितना होगा। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, दो बॉक्स था, कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करना है 1/3। हाँ 1/3, इसके लिए भी 1/3, तीन में से कोई भी एक बॉक्स हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड बोला है, देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। और दूसरा बोला है एंड मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल, लेकिन उसमें बता दिया है दैट द ड्रॉन बॉल, जो बॉल हम लोग निकालेंगे वो रेड है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी हम लोग के पास क्या होगा, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स के केस में, क्योंकि ये 1/3 हमें पहले वाले बॉक्स को बता रहा है, ये पहला 1/3, तो पहले वाले बॉक्स में रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो पहले बोलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा बॉक्स 1 में। 16. टोटल है, बोलो 16. ओनली 16 तो नहीं होगा, 16 आइडेंटिकल आइटम में कॉम्बिनेशन लगेगा C1। C1, ठीक है। 16. हाँ 16 C1 लगेगा। वैसे ये 1 के वजह से आंसर तो 16 ही आ जाएगा, इसमें अगर तुम लोग 16 लिख भी देते हो तो गलत होने का चांसेस नहीं रहता है, आंसर मैच हो जाएगा बिकॉज MCQ है, लेकिन जो है कंसेप्ट गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में 14 C1 और थर्ड वाले में 9 C1, ठीक है। आप बोलो फेवरेबल आउटकम क्या होगा। 7 C1, हाँ, 5 C1 और 4 C1। ये देखो ना, जो रेड रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, अगर ये 7 में से कोई भी एक रेड बॉल आ जाए तो हमारे लिए फेवरेबल, ये 5 रेड बॉल में से कोई भी एक रेड बॉल निकल के आ जाए तो फेवरेबल, और ये 4 में से कोई भी एक रेड बॉल निकल के आ जाए तो फेवरेबल, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, तो मतलब ये और ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, एंड मतलब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉक्स एंड ए रेड बॉल, एक बॉक्स भी लेना है और रेड बॉल भी चाहिए, दोनों का प्रोबेबिलिटी बोला है, मतलब एंड है तो 1/3 इंटू दिस वन। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 7 C1 मतलब 7/1 यानी 7, 16 C1 मतलब 16/1 यानी 16, 5 C1 मतलब 5/1 यानी 5, 14 C1 मतलब 14/1 यानी 14, 4 C1 मतलब 4/1 यानी 4, और 9 C1 मतलब 9/1 यानी कि 9, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू 7/16, ठीक है, ये वाला हो जाएगा।
और ये वाले इसके नीचे हमें लिखना है। अब ये सारे केसेस में से कोई भी एक केस हम लोग के साथ ऑकर हुआ तो हमारे लिए वो क्या होगा, फेवरेबल केस होगा। तो पहले एंड वाला हम लिख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। बॉक्स का सिलेक्शन, तो फर्स्ट बॉक्स का सिलेक्शन होने का चांसेस 1/3 एंड उसमें से रेड बॉल निकलने का चांसेस 7/16। फर्स्ट सेकंड बॉक्स सिलेक्ट होने का चांसेस 1/3 और उसमें से हमें रेड बॉल मिलने का चांसेस 5/14 और ये 1/3 और 4/9, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये हो गया 7/48, 5/42 और ये हो गया 4/27। लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्या हमें तीनों केस चाहिए? नहीं, तीनों में से कोई एक हुआ तो ही तो हमारे लिए फेवरेबल है, हमें तो वही चाहिए। तो टोटल निकालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 7/48, या तो केस 1 ऑकर हो जाए या 5/42, मतलब पहला बॉक्स सिलेक्ट हुआ उसमें से रेड बॉल मिल गया तो भी चलेगा। बाई चांस दूसरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया और उसमें से रेड बॉल निकल गया तो भी चलेगा, या फिर थर्ड बॉक्स सिलेक्ट कर लिया और उसमें से रेड बॉल भी निकाल लिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा? तो ऐसे केसेस में और एलसीएम वगैरह करने का कोई जरूरत नहीं है, ये तुम लोग ऐसे करके इसका पॉइंट में आंसर लिख के कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में हम लोग कल ही कर रहे थे ना मेमोरी प्लस का यूज, यहाँ भी वैसे करेंगे। यहाँ मेमोरी प्लस हो गया, फिर 5/42 इक्वल जितना भी आया उससे कर लोगे मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 4/27, ठीक है, ये आ गया। इसमें से कर लेंगे फिर से मेमोरी प्लस और मेमोरी रिकॉल 0.413, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.41329, ऐसे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, अगर डिवाइड फॉर्मेट में भी रहा तो तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करके देख के उस पर टिक कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ आंसर लिखा हुआ 1249 डिवाइडेड बाई 3024, मान लो ऑप्शन में यही दिया हुआ है, ये तो सॉल्व वाला है, तो फिर क्या आंसर लिखोगे? तो ऐसे चेक करना है तुम लोग को। चेक करने से देखो आ गया 0.4130, वही तो हम लोग का यहाँ पर भी आया था ना, ये देखो 0.413029। तो ऑप्शन ABCD रहेगा, उसमें से चेक करके लिख सकते हो, क्योंकि अगर एलसीएम करके करने जाओगे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग, ये वाला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, थोड़ा अलग पॉइंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा अलग डिस्कशन करेंगे, मतलब नया चीज बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लोगों ने रोल किया एक डाइस, डाइस का मतलब होता है लूडो का गोटी, ठीक है। तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? तो टोटल आउटकम होगा 6, ठीक है। मतलब क्या क्या होता है, 1 आ सकता है, अगर लूडो का गोटी को फेंके तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। और काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम होता है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? अब तक तो हम लोग जो डिनोट कर रहे थे उसे हम लोग ऐसे, देखो ये एक्चुअली होता है एन ऑफ एस, ठीक है। एस फॉर क्या होता है? सैंपल स्पेस। जो टोटल आउटकम होता है ना उसे हम लोग सैंपल भी बोलते हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस। तो ये होता है, इसको और एक तरीके से डिनोट किया जाता है एन ऑफ ओमेगा, ये ऐसा साइन होता है, ठीक है, ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। तो कभी अगर ये तुम लोग को एमसीक्यू में दिख जाए तो थोड़ा याद रखो, जो हम लोग टोटल आउटकम बोलते हैं उसे एस यानी कि सैंपल स्पेस भी बोला जाता है, और उसको हम लोग ओमेगा से भी बताते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, गेटिंग ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर मिले, इसका चांसेस क्या है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, मान लो गेटिंग ऑड नंबर को मैंने ए से डिनोट किया इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आ जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अभी तक तो हम लोग वही सीख रहे हैं ना पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया कि देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? एन ऑफ एस या फिर एन ऑफ ओमेगा, ये बोल सकते हैं। नॉर्मली एस ही ज्यादा यूज होता है, ओमेगा वाला साइन कम ही यूज होता है। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ, तो एन से डिनोट करते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या है? नंबर ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है।
नंबर ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका बस हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कि अब तक तुम लोग सिंपल लिखते हुए आ रहे थे, क्यों समझा रहे हैं अभी इसमें देखोगे थोड़ा बहुत फॉर्मूले में अब जाएंगे। अभी तक तो देखो मैंने प्रोबेबिलिटी जो है जितना परसेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैंने कोशिश किया कि जितना कम फॉर्मूले से काम हो सके। अब लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो इसीलिए हम थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगा, तो देखो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब फेवरेबल आउटकम कितना है, ऑड नंबर कौन कौन सा है। अगर लूडो के गोटी को हम लोग फेंकेंगे तो ऑड नंबर कितना सारा हो सकता है, 3। 3, ठीक है। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, मिला के 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखे ना, इसको अगर हम इस तरीके से लिखने जाए तो नंबर को मैंने कैसे माना था, ए, ठीक है। तो ये एन ऑफ ए लिख सकते हैं, मतलब लिंक समझो। यहाँ पर मैंने गेटिंग ऑड नंबर को क्या माना था, ए, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए। मुझे गेटिंग ऑड नंबर ही तो चाहिए था, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एस लिखो या ओमेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग ऐसे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये लिखना चाहते हैं इसी तरीके से जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू लिखा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। मान लो कोई दो इवेंट है, मैंने वो इवेंट को डिस्क्राइब नहीं किया है। सपोज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, उसको अगर सेम इस तरीके से इंटरप्रेट करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बोलो। मतलब मुझे क्या हम समझा पाए, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे खुद भी। ये देखो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन हम समझा पाए कि नहीं वो हम बोल रहे हैं कि ये जो है ना, इसके साथ इसको कंपेयर करके मुझे बोलो, अगर प्रोबेबिलिटी ए के जगह अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे। जैसे देखो एन ऑफ ए और एन ऑफ एस है, तो इसके साथ हम कंपेयर करके बताने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हो। अगर इसके जैसा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिखा है एन ऑफ ए, तो कैसे लिख सकते हैं, ये हम पूछ रहे हैं। ये भी तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, किसी चीज का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम को अगर हम लोग, नंबर ऑफ टोटल आउटकम को अगर हम लोग डिनोट करना चाहते हैं मैथमेटिकली तो क्या लिखेंगे, वो तो बता सकते हो ऊपर वाला। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, वही लिखेंगे। बोलो क्या लिखना पड़ेगा, एन ऑफ, बोलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने जगह पे लिखा एन हुआ ऑफ है, एस। एन ऑफ एस, वही पूछ रहा है। तो अगर ये एन ऑफ एस हुआ इसके तरह, अगर प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर एन ऑफ ए होगा, क्योंकि मुझे जिस चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए ऊपर तो वही मेरा फेवरेबल आउटकम होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये वाला अगर मेरा हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाय चांस, ठीक है, हो ही सकता है। अगर ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा आ जाएगा, देखो ये मेरा 0 आ जाएगा। देखो क्योंकि अगर ये 0 क्यों लिखे, पहले हम तुम लोगों से ही पूछ लेते हैं कि अगर मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ ए और बी तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, आज ही सिखा है। बोलो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0. 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो मुझे एक चीज बताओ कि 0 यहाँ पुट करेंगे अगर, और ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो फिर मेरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन एक समझने वाला, कि यहाँ पर जस्ट मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि अगर एन ऑफ ए लिखा हुआ है या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इस तरीके का कुछ है तो उसका मतलब क्या है, एन ऑफ एस का मतलब कुछ नहीं, टोटल सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम लोग एन ऑफ एस या एन ऑफ ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने का तरीका बता रहे हैं मैथमेटिकली। ओमेगा कम यूज होता है बट
एस जो है वो यूज होता है, ठीक है, एन ऑफ एस लिखते हैं और ऊपर हम लोग लिखेंगे गेटिंग जो हम लोग का फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये जस्ट थोड़ा सा समझने वाला चीज है कि कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को। क्या है फॉर्मूला? कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तब होगा इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो ये ए इंटरसेक्शन भी रह जाएगा, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो ये वाला जीरो हो जाएगा। जैसे ही ये जीरो हो गया, जैसे ही ये जीरो हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैंने अभी स्टार्टिंग में सिखाया, यूनियन का मतलब प्लस होता है। तो अब ये ए यूनियन बी अगर सिर्फ प्लस है, उसमें ये मल्टीप्लीकेशन वाला आइटम नहीं है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब वो फुल्ली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये नीचे जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग का 3 इवेंट है, ये 2 इवेंट्स के लिए हुआ, ठीक है, 3 इवेंट्स के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो 3 इवेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? 3 इवेंट्स के लिए हम लोग का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, क्योंकि सारे इंटरसेक्शन पॉइंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होगा अगर इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट रह जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला तुम लोग को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलो क्वेश्चन करते हैं, याद हो जाएगा, जैसे कि ये वाला 15.12 वाला, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। The probability that an accountant's job applicant has a BCom degree is 0.85, मतलब बोल रहा है कि अकाउंट्स के जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके पास बीकॉम डिग्री हो, इसका चांसेस है 0.85, ठीक है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ही बता दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ही बता दिया है कि एक अकाउंटेंट जॉब के लिए अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है और उसके पास बीकॉम डिग्री अवेलेबल है, उसका चांसेस है 0.85। मतलब ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम डिग्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम डिग्री, बीकॉम डिग्री है उसका चांसेस हमें बता दिया है 0.85, क्वेश्चन खुद बता रहा है। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, दैट ही इज अ सीए इज 0.30, मतलब उसी एप्लीकेंट के पास सीए वाला डिग्री है, उसका चांसेस है 0.30, ठीक है। फिर क्या बोला है, एंड दैट ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए, उसके पास बीकॉम का डिग्री भी है एंड
सीए का भी डिग्री है, बीकॉम एंड सीए डिग्री बोथ दोनों है, इसका चांसेस मतलब जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसके पास बीकॉम भी है सीए भी है, इसका चांसेस है 0.25, 0.25 ये क्वेश्चन में हम लोग को बताया है, ठीक है। फिर पूछा है कि आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, बोल रहा है आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स, तो टोटल 500 लोग हैं, ठीक है। तो टोटल 500 लोग है, टोटल कितने एप्लीकेंट्स है 500, ठीक है, टोटल 500 एप्लीकेंट्स है। हम लोग को क्वेश्चन में ये पूछा है कि चांसेस क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी हाउ मेनी वुड बी, अच्छा प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, हाउ मेनी मतलब कितने लोग, मतलब नंबर में बताना है, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये लाइन जो है पॉइंट टू बी नोटेड है, हाउ मेनी का मतलब कितने लोग, ठीक है। हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम और सीए और उससे हाउ मेनी भी निकाल के दिखाएंगे, बीकॉम और सीए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा उसका यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने नहीं बोला है, सोचो प्रोबेबिलिटी तो हम लोग निकाल चुके, इसमें हमें क्या निकाल के देना है, नंबर ऑफ पर्संस जिनके पास बीकॉम या सीए का डिग्री है, ठीक है। तो अब ये बीकॉम का डिग्री है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन जो है मुझे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम और सीए, तो और को कैसे डिनोट करते हैं, यूनियन की इंटरसेक्शन से, मैंने आज जो है ये बात थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही बताया तुम लोग को, और मतलब क्या होगा यूनियन या फिर यूनियन। यूनियन, ठीक है, बीकॉम और सीए को हम लोग यूनियन में लिखेंगे। और अभी मैंने तुम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का फॉर्मूला सिखाया, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का दो फॉर्मूला है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो माइनस वाला पॉइंट हट जाएगा, अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो माइनस वाला पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, जब दो चीज एक साथ होगा, तो यहाँ पर तो दो ही डिग्री का बात हुआ है पूरे क्वेश्चन में, बीकॉम डिग्री और सीए डिग्री, क्या दो डिग्री एक साथ वाला कोई पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि हाँ दो डिग्री है लोगों के पास, अगर है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कॉमन पॉइंट है, बोलो डेटा देखने से ही तो पता चले, क्या ऐसा भी है कि दोनों डिग्री है, हाँ बोलो। हाँ मैम है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम एंड सीए हाँ 0.25। तो फिर है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए, ये फॉर्मूला तो कॉमन है चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहे ना हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ये पॉइंट तो कॉमन है चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या ना हो, अब क्वेश्चन पढ़ के देखो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब कॉमन पॉइंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, 1 या 2, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, टू। हाँ मतलब 2 वाला लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं, कॉमन पॉइंट तो है, ठीक है। तो बीकॉम और कॉमन है तो बीकॉम एंड का मतलब उल्टा वाला यू और सीए, ठीक है। अच्छा अब बीकॉम एंड बीकॉम और सीए ये मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, बाकी वैल्यूज मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम 0.85, probability of CA 0.30 and probability of both 0.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं सॉल्व करने से कितना आंसर आता है, 0.85 0.30, ये आ जाएगा ये हो गया 1.15 और ये हो जाएगा कितना, नहीं होगा मेरे से, 0.9 आ रहा है। अच्छा 0.9, तो 0.90 ये हम लोग का आ गया प्रोबेबिलिटी, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, मुझे पूछा है कितने लोग जो है बीकॉम और सीए है, तो बीकॉम और सीए होने का प्रोबेबिलिटी तो पता चल गया 0.90, लेकिन मुझे पूछा है कितने लोग, मतलब नंबर ऑफ पर्संस या फिर एप्लीकेंट्स जो भी लिखो, नंबर ऑफ पर्संस विथ बीकॉम और सीए डिग्री, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे बोलो, क्या कुछ क्लू है हमारे पास क्वेश्चन में जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग शायद 500 मैंने, है। हाँ तो 500 तो 500 में 9, हाँ अब कैसे निकालोगे बोलो, 500 इंटू 0.9, ठीक है।
कितना आ जाएगा 450। अब मल्टीप्लाई क्यों हुआ, अगर ये दिमाग में आ रहा है कि ऐसे अचानक मल्टीप्लाई मैंने क्यों कर दिया, तो देखो अचानक नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, ठीक है, मुझे बताओगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसीलिए ना मैंने ये लिखने वाला प्रोसेस तुम लोग को थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया कि प्रोबेबिलिटी ऐसे दिया हुआ है तो उसे नंबर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रोबेबिलिटी से नंबर। तो कैसे ट्रांसफर होता है, अगर किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी बोला है, नीचे एन ऑफ एस तो कंफर्म है और ऊपर आ जाएगा एन ऑफ वही वाला इवेंट, जैसे प्रोबेबिलिटी ए है तो एन ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब थोड़ा सा मुझे बताने का कोशिश करो कि नीचे क्या लिखे एन ऑफ और ऊपर क्या लिखे, एन ऑफ से ही लिखना है मुझे बताओ, क्योंकि मुझे नंबर निकालने हैं ना, तो फिर एन ऑफ मुझे सीखना पड़ेगा। तो बोलो ऊपर क्या लिखे और नीचे क्या लिखे, नीचे क्या लिखोगे, बोलो नीचे वाला तो फिक्स्ड है, या तो एन ऑफ क्या लिखना है, एस या ओमेगा। एस या ओमेगा, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ए हुआ तो ऊपर ए, ए इंटरसेक्शन बी हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ जो है वही लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, N of become बीकॉम U become यूनियन union. सी। हाँ, बीकॉम यूनियन सीए ये लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम वो समझा रहे थे थोड़ा कि क्वेश्चन के साथ और भी अच्छे से मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो बीकॉम यूनियन सीए हमें दिया हुआ है 0.90, ठीक है। मुझे तो ये निकालना है ना नंबर ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, क्वेश्चन तो वही पूछा है, बोलो नंबर ऑफ कितने पर्सन है जिनके पास ये दोनों डिग्री अवेलेबल है, ठीक है। एन ऑफ एस कौन सा होगा बता सकते हो, ये पूरे क्वेश्चन में एन ऑफ एस हमें दिया 100। हुआ है 500. 500, ठीक है। तो ये मेरा है एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस यही वाला है, तो ये मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा ताकि तुम लोग थोड़ा सा कोशिश करो। देखो ये हो गया हम लोग का 500, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एन ऑफ बीकॉम यूनियन सीए, तो कैसे निकलेगा 500 इंटू 0.90, सेम आंसर, ठीक है। आंसर तो वही आएगा, लेकिन ऐसा लग सकता है दिमाग में अचानक से कि मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे 450 कहाँ से आ गया, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ना भी सीख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी को नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी को नंबर में लिखने का तरीका सिंपल है, नीचे एन ऑफ एस या ओमेगा, कोई भी एक चीज फिक्स्ड, उस कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, ऊपर क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जितना है ऊपर एन ऑफ उतना आ जाएगा। उसका लॉजिक भी मैंने बताया, क्योंकि अगर हमें गेटिंग ऑफ ऑड नंबर चाहिए जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर के लिए एन और गेटिंग ऑड नंबर दैट इज द फेवरेबल आउटकम। इसीलिए यहाँ ए है तो यहाँ भी ए आ रहा है, ठीक है, इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो वो लॉजिक भी देखो, अब आई थिंक और भी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ये लॉजिक हो गया और उसके हिसाब से हमें लिखना है, बाकी याद सिंपल इस तरीके से करना है। आप क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 3 इवेंट्स हुआ तो 3 इवेंट्स वाला लगाओगे, 2 इवेंट्स हुआ तो 2 इवेंट्स वाला लगाओगे। आप क्वेश्चन खुद पढ़ के देखना कि वहां कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ डिग्री का बात हुआ था, तो 2 डिग्री वाले लोग भी है तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है तो हमें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला लगा लिया और उससे हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का आंसर आया, लेकिन हम लोग को नंबर ऑफ पूछा था, नंबर ऑफ जो है बीकॉम यूनियन जो है सी है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को इस तरीके से आंसर निकालना है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वो नंबर को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे 15.8। ये वाला बोल रहा है कि 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे ही ये बात बोला, जैसे ही क्वेश्चन हमें बोल रहा है ना कि 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आज एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इन सब का प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ चांसेस एक साथ ऑकर होने का 0 है, क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी है, तो एग्जॉस्टिव होने से क्या होगा, और जो है देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मुझे और भी 2-3 पार्ट लिख लेना चाहिए। देखो ये तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो बाकी दोनों में भी नहीं है, जैसे ये भी 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डालोगे तो भी 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कर दोगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तब जाके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला पोर्शन खत्म हुआ। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर है तो ये
इंसिडेंट हो सकता है। क्यों? देखो यहाँ पर जो मैंने इतना बार लिखा क्योंकि 3 इवेंट्स वाला है ना, तो 3 इवेंट्स में बाकी अलग अलग पार्ट भी लिखना पड़ेगा। मतलब एबीसी में तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है, साथ ही साथ एबी में भी कॉमन नहीं है, बीसी में भी नहीं है, सीए में भी नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर हम बी इंटरसेक्शन सी के जगह सी इंटरसेक्शन बी लिख दे तो गलत होगा? बिल्कुल नहीं, लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब भी जो है बी इंटरसेक्शन सी का मतलब भी वही है, और 3 इवेंट्स है तो इसका मतलब तीनों इवेंट में भी कोई कॉमन नहीं है, और देखोगे तो दो दो इवेंट का पेयर बनाओगे तो उसमें भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर हमें बोल रहा है एग्जॉस्टिव है, ठीक है, तो एबीसी अगर एग्जॉस्टिव है तो फिर क्या हो सकता है? एग्जॉस्टिव, ठीक है, तो क्या हो सकता है? एग्जॉस्टिव होने से होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा? 1, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हम लोग का 1, कोई भी एक लिखने से होगा, ठीक है। अब बाकी तो देखो मैं क्या पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम लोग को पूछा है इक्वली लाइकली भी है, मतलब इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है भाई, इक्वली लाइकली भी है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, इक्वली लाइकली अगर है तो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी और प्रोबेबिलिटी सी, तीनों का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा बता सकते हो? अगर इक्वली लाइकली है तो तीनों बराबर है, जैसे मान लो हेड टेल के केस में हेड भी हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ, लेकिन यहाँ 3 इवेंट है, तो फिर मेरा जो वैल्यू है वो कितना आएगा? जैसे हेड टेल के केस में क्या आया था? 1/3, सही। तो उसमें हमारा हाफ आ रहा था, तो यहाँ 1/3 होगा, क्योंकि ए होने का चांसेस 1/3, बी होने का चांसेस 1/3, सी होने का 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और जो है फेवरेबल आउटकम पी ऑफ ए होने का 1, पी ऑफ बी होने का भी 1 और पी ऑफ सी होने का भी 1, ठीक है। अब हम लोग को बोला है, ये तो मैंने देखो जो इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से मैंने डेटा पुट कर दिया। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। अब ये कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखते हैं, पहले क्या बोला है फिर हम समझाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, ठीक है। कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए का मतलब होता है कि ए के अलावा बाकी सब, ठीक है। कंप्लीमेंट्री ऑफ ए का मतलब होता है ए के अलावा बाकी सब। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका नाम है ए के अंदर है 1 2, ठीक है, और ये मान लो पूरा एक यूनिवर्स है, ठीक है, जिसमें टोटल कितने नंबर है जिसके अंदर ए है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स के अंदर अर्थ है ना, तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये पूरा एक यूनिवर्स है, मान लो कि ये पूरा एक यूनिवर्स है, और यहाँ पर टोटल कितने नंबर है? 1 2 3। एक काम करते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं तो तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये देखो ये पूरा एक यूनिवर्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ नंबर है, ठीक है। वैसे भी 10 तक के नंबर होता है, उसके बाद का जो नंबर है ये सब इसी इसी सब का एक्सटेंडेड पार्ट है। जैसे 11 तो 1 1, 12 तो 1 2, ठीक है। अब एक ए बोल के एक सर्कल है, ठीक है, ए बोल के एक सर्कल है, ये पीला वाला, ठीक है, उसके अंदर 6 7 है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि ए में क्या क्या है तो हम बोलेंगे 6 और 7 है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखना पड़ता है, और अगर कोई पूछे कि ए कंप्लीमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट मतलब ए के अलावा बाकी सब जो इस दुनिया में है लेकिन ए के पास नहीं है, तो दुनिया तो इतना सही है, तो बोलो ए के पास नहीं है ऐसा कौन कौन सा नंबर है, वही ए कंप्लीमेंट कहलाता है। बोलो कौन कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 8 9 10, ठीक है। ए के पास नहीं है ऐसा इतना सारा नंबर है, तो कंप्लीमेंट्री का मतलब समझ में आया? कंप्लीमेंट्री का मतलब वो चीज जो ए के पास नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कंप्लीमेंट्री को ऐसे डिनोट कर दिया जाता है, ए टू दी पावर सी, मतलब ए ऑफ कंप्लीमेंट्री, या फिर क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी भी लगा दिया, या फिर और एक डिनोट करने का तरीका होता है, और दे के लिख दे, और दे के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यानी ये भी कंप्लीमेंट होता है मैथमेटिकली। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये ऐसे लंबे यहाँ पर जो ऐसे डॉट जैसा साइन है इसको हम लोग बोलते हैं डैश, ये जो ऊपर ऐसे सर के ऊपर छत जैसा इसको हम लोग बोलते हैं बार, और ये हो गया सी फॉर कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहले तो ये तरीका देख लो कि कंप्लीमेंट को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो ए टू दी पावर सी लिखो तो भी कंप्लीमेंट, ए टू दी पावर डैश लिखो तो भी कंप्लीमेंट, ए के ऊपर ऐसा लंबा लाइन लगा दो जिसको बार बोलते हैं वो भी कंप्लीमेंट होता है।
तो कंप्लीमेंट मतलब मुझे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट मतलब ए इंसिडेंट नहीं होने का चांसेस क्या है। तो पूरा इंसिडेंट होने का कोई भी प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस 1 है, ठीक है, उसमें से ए नहीं होने का चांसेस कितना है। तो यहाँ इतने सारे डेटा लिखा हुआ है, तो वहां से तुम लोग बता सकते हो कि ए होने का चांसेस क्या है, तो वो माइनस कर देंगे तो ए नहीं होने का चांसेस पता चल जाएगा। नहीं समझ में है? देखो हमें ये पता करना है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का चांसेस क्या है। तो उसके लिए मुझे बताओ, यहाँ पर जो इतना सारा चीज हम लोगों ने नोट डाउन किया, क्या यहाँ पर कहीं से तुम लोग को पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए होने का चांसेस क्या है? ये तीनों जगह में से कहीं एक पता चल रहा है, सब जगह पे नहीं चल रहा है, कहीं एक इंडिविजुअली पता चल रहा है। हाँ बोलो। 1/3. 1/3 करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांसेस कितना है? 1/3 है, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांसेस हटा देते हैं पूरे प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का चांसेस कितना हो जाएगा? 2/3। मतलब बाकी लोग होंगे ना, 2/3 में बी और सी आ जाएगा बट ए नहीं आएगा। तो अगर कंप्लीमेंट्री बोल दे तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए इंसिडेंट नहीं होने का चांसेस, तो ए इंसिडेंट होने का चांसेस 1/3 और टोटल प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी मल्टीपल इंसिडेंट का 1 या सिंगल इंसिडेंट का 1। तो 1 से अगर हम लोग 1/3 हटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए आ गया, मतलब इवेंट ए नहीं होने का चांसेस हमें मिल गया। और बाकी ऊपर वाला इंफॉर्मेशन का फिर कोई काम नहीं, फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं पड़ा, अगर पढ़ेगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हाँ ये सब तो हमें पता होना चाहिए ना, ये सब का मतलब क्या है। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ इसी से आंसर निकाल दिया, ये सबसे भी निकलेगा लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कैलकुलेट करने का। ये देखो इन्होंने जो है ऐसे करके के वे मान के किया हुआ है, छोड़ो एक ही बात है, जैसा करना चाहो कर सकते हो। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे 15.13, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो अभी हम लोगों ने जो सीखा ना उससे कर सकते हो। तो मैंने बोला थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड अभी हमें पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर। ठीक है हम समझाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी ये गिवन है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये भी गिवन है 1/3। ये सब क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है लाइन बाय लाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ, ठीक है। और हम लोग को पूछा क्या है? पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ठीक है, सिर्फ बी ऑकर होने का चांसेस क्या है ये हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अब ओनली बी का मतलब क्या होगा कि सिर्फ बी ऑकर होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ओनली बी का मतलब सिर्फ बी ऑकर होगा, ए ऑकर नहीं होगा। अच्छा अब इसके लिए एक चीज समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसको हम पहले थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ही एक्चुअली होता है ओनली बी। अच्छा ये कैसे पॉसिबल है समझाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी ये जो है इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं ओनली बी, और इसके आगे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जैसे मान लो दो सर्कल है, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा ये ए है ये बी है। एक काम करते कलर चेंज करते, कलर चेंज करने से तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि देखो ये फॉर्मूला क्यों बना है। क्योंकि फॉर्मूला रटने के लिए भी तो थोड़ा सा समझना जरूरी है ना, रटना तो पड़ेगा, मेमोराइज तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ जाओगे तो मेमोरी में डालने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हम ऐसे बना दिए, इस जगह पे ग्रीन वाले जगह का भी इंपैक्ट है और व्हाइट वाले जगह का भी इंपैक्ट है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो ये मान लो ए हो गया, ठीक है, और मतलब व्हाइट वाला सर्कल ए है और जो ग्रीन वाला सर्कल वो बी है, ठीक है।
अच्छा, अब ओनली जो मैंने क्या बोला कि a माइनस बी का मतलब ओनली बी, ठीक है। तो ओनली बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में से b को हटाना है। तो a में से b को अगर हटा देंगे तो मुझे सिर्फ b चाहिए। मेरा सिर्फ b वाला पोर्शन कौन सा है बोलो तो, हम यहाँ पर कलर करके दिखाते हैं। क्या ये मेरा सिर्फ b वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ b वाला, सॉरी सिर्फ a वाला पोर्शन, ये जो आधा कटा हुआ चांद जैसा, ठीक है, ये देखो। ये अगर हम लोग कट करके निकाल लेते हैं, उतना अच्छा ड्रॉ तो मेरा होता नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को ताकि देख के पिक्चर समझ में आए, तो ज्यादा रटना ना पड़े, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये है ओनली ए। क्यों? क्योंकि ए का तो ये पोर्शन भी है, लेकिन उसमें तो बी लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ए चाहिए, मुझे बी के साथ ए का कोई शेयरिंग वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए, ठीक है। यहाँ ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये ए होगा, ये ए होगा, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ पोर्शन मैंने अलग से निकाल लिया, इसको हम बोलेंगे ओनली ए। तो ये मैंने कैसे निकाला बोलो तो, ए में से ए और बी का कॉमन पोर्शन हटा के निकाला। ए में से ए और बी का कॉमन पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन है। तो मैंने ए में से ए इंटरसेक्शन बी अगर हटा दिया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ए मिल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आई थिंक इस ड्रॉ से याद हो जाएगा। मानते हैं कि याद तो करना पड़ेगा, देखो कुछ चीज तो याद करना पड़ेगा, क्या करें, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही ऐसा है। फिर भी ये ड्रॉ देखोगे तो मुझे लगता है फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब ओनली ए होता है। ओनली ए क्यों होता है? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ए का पोर्शन चाहिए तो मुझे वहां से ए और बी का जो है पॉइंट, कॉमन पॉइंट को हटा लेना है, ठीक है। हटाने से मुझे ये पता चल जाएगा। अब मुझे लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ओनली बी बताओ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। तो ओनली बी को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना माइनस कितना लिखेंगे। ओनली बी का मतलब क्या होगा, बी के अंदर से मुझे ए बी का कॉमन पॉइंट हटाना है, तो मुझे कितना माइनस कितना लिखना पड़ेगा, यहां से देख के बता सकते हो। हम चाहते हैं कि तुम लोग ही बोलो ताकि फॉर्मूला याद हो। बोलो। B minus बी माइनस ए। और इसको और इलेबोरेट करेंगे इस पैटर्न में, तो क्या लिखेंगे इस पैटर्न में, probability of B minus A union B. A यूनियन, intersection. हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये लिखेंगे। अच्छा, क्या हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी बी अवेलेबल है? हाँ है ना, हाफ, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अवेलेबल है? नहीं नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी कैसे निकालोगे? निकाल लेंगे ना, हमारे पास ये तो अवेलेबल है कि a माइनस बी कितना है 1/5, ठीक है। तो 1/5 और a अवेलेबल है 1/3, वहां से a इंटरसेक्शन b निकल जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले को हम दोबारा यहाँ नीचे लिखेंगे, लिख के हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पर फिर से लिखो, a माइनस बी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। a माइनस बी गिवन, a गिवन, ठीक है, 1/3, और a इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। दो चीज मिल गया, तीन डेटा था, तो फिर a इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे ना आराम से। तो कितना आ जाएगा a इंटरसेक्शन भी, तो इधर a इंटरसेक्शन b को ट्रांसफर करते हैं, तो 1/3 माइनस 1/5, तो ये हो गया 15, 5 माइनस 3, 2/15, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, अब इधर इधर पुट कर देते हैं इधर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 2/15, तो ये हो गया 30, 15, 4, 11/30, ठीक है। 11/30 हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया 11/30। चलो देख लेते हैं एक बार, 11/30 हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो देखो फॉर्मूला थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोच के याद रखेंगे तो ही याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला ही पढ़ा, तो ये फॉर्मूला हम अलग से नहीं लिख पा रहे हैं। फॉर्मूला ये जो पढ़ा इसको समझ के याद करो, तो ऐसे ड्रॉ करके अगर हम लोग याद करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा, अगर तुम लोग इसको नहीं देखोगे फिर वही ट्यूसडे देखोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर याद रहना मुश्किल है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट यही वाला करेंगे, देखने में बड़ा है लेकिन छोटा सा ही है ये क्वेश्चन, यही वाला लास्ट करेंगे आज। यहाँ पर 15.14,
अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है देयर आर 3 persons ए बी सी हैविंग डिफरेंट एज। तीन लोग हैं, तीनों का एज अलग है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.80। तो प्रोबेबिलिटी बता दिया है ए के सर्वाइव करने का नेक्स्ट 5 years 0.80। तो एक हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था जहां पर हम लोगों ने ये सर्वाइवल कितना होगा वो निकाला था, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है उसका प्रोबेबिलिटी। फिर बोल रहा है बी सर्वाइव अनदर 5 years 0.60। सेम कंसेप्ट में बी का भी प्रोबेबिलिटी बता रखा है 0.60। अब शायद सी का भी बताएगा सेम वही नेक्स्ट 5 years का। सी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.50। 0.50, ठीक है। अब बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.46। ए एंड बी सर्वाइव, ठीक है। ए और ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन। देखो हम बार बार बता रहे हैं, ये सब चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना है और दिमाग में रख लेना है, डाल लेना है, ठीक है। अब ये हो गया बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड जैसे ही बोला तो इंटरसेक्शन लगाओ। बी एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.32। 32 बोला था, ठीक है। फिर यहां पर देखो, फिर यहां पर बोला है ए एंड सी सर्वाइव अनदर 5 years 0.48, ठीक है। ये सब प्रोबेबिलिटी बताया, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी बेसिस पे लिख रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दीज 3 persons सर्वाइव अनदर 5 years इज 0.26। ऑल दीज सभी कोई सर्वाइव कर जाएंगे, इसका चांसेस है 0.26। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबको सर्वाइव करना है, ए को भी सर्वाइव करना है एंड बी को एंड सी को। वो तो देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद को समझ में आ जाएगा कि ये एंड होगा कि और, क्योंकि ऐसे रट थोड़ी ना सकते हो, ये क्वेश्चन की जगह कुछ और भी तो आ सकता है। तीनों को सर्वाइव करना है, तो एंड ए भी सर्वाइव करे एंड बी एंड सी, ठीक है। तो 0.26 हो गया। अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव अनदर 5 years। एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब या तो ए 5 साल सर्वाइव कर जाए, या फिर बी, या फिर सी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी। या फिर ऐसा मान लो कि हमें ये पूछ रहा है, ठीक है, हम लोग को ये पूछ रहा है। तो मैंने तुम लोग को अभी एक 3 इवेंट्स का फॉर्मूला लिखाया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये तो कॉमन है, चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहे ना हो। प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी। अब क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ है, देखो क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि सभी में कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना अभी थोड़ी देर पहले, ये याद रखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये वाला, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद करोगे, सब प्लस 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 हो जाएगा। फिर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट तुम लोग को माइनस करते हुए जाना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, अभी हम लिखते हैं, याद हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट तो पहला कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, फिर दूसरा बी इंटरसेक्शन सी कर लो, ए बी बी सी सी ए, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं, ए बी बी सी सी ए, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में ये एक ऐड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर कितना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.80, बी 6, सी 5, इंटरसेक्शन 0.46, फिर से इंटरसेक्शन यहाँ पर 0.32, फिर से इंटरसेक्शन 0 पॉइंट जो है सी ए मतलब 48, और ऐड हो जाएगा 0.26। बस इसका कैलकुलेशन करना है तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने से तुम लोग करके देखना, आएगा 0.90, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं 0.90 है कि नहीं, तो ऐसे ही लिखना है, आंसर आ जाएगा 0.90। हम कैलकुलेशन नहीं करके दिखाए, इसके बदले में एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ऐड क्यों हो रहा है, अगर किसी को समझने में दिक्कत है। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ए से जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को सिखाया। देखो ए से अगर ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे, ए से अगर ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे तो हमें मिलेगा ओनली ए, ठीक है। एक सेकेंड,
हाँ चला गया मेरा वो पॉइंट। ए से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, ये देखो ए से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली ए। ठीक है, तो हम वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला ऐसे क्यों हुआ है। ठीक है, तो इससे जब ये हटा दोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली ए। समझो इस ओनली ए। ठीक है, अब जैसे ही प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि देखो ना मैंने ये लाइन बाय लाइन लिखा है, अगर हम लोग इसको पेयर में थोड़ा दिखाए तो दूसरा देखो, बी से अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन सी हटा देंगे तो क्या मिलेगा, ओनली जो है जैसे यहाँ मिला ओनली ए तो यहाँ पर मिल जाएगा ओनली बी। और प्रोबेबिलिटी सी से अगर हम लोग हटा देते हैं सी इंटरसेक्शन बी तो हम लोग को मिल जाएगा ओनली सी। मतलब सिर्फ ए का सरवाइव होने का चांसेस, सिर्फ बी का सरवाइव होने का चांसेस, सिर्फ सी का सरवाइव होने का चांसेस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि ए बी सी का किसी भी एक का सरवाइव होने का चांसेस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये सब ऐड हो जाएगा, ओनली ए ओनली बी ओनली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया। और ए और बी और सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट को फिर से ऐड क्यों किया गया है, क्योंकि हर जगह पे ना देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लेस किया, बी को, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लेस किया, सी को। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लेस कर दिया, फिर से बी को शायद। ठीक है, हाँ सी, ये देखो ए और बी में से हम लोगों ने बी को हटाया, बी में बी से यहाँ सी को हटाया, सी में से यहाँ पर हम लोगों ने बी को हटाया। ठीक है, तो ऐसे जब हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसे जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों का ना दो दो बार जो है ये कॉमन पॉइंट को हटाने के लिए दो दो पॉइंट डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, देखो एक्चुअली ऐसा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी। तो ये देखो जब ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पर ए बी का, और इधर देखो बी सी का, और इधर देखो सी ए का। ठीक है, तो ये जब कॉमन पॉइंट हम लोग हटाते हैं ना, ये बीच वाला जो सर्कल है, ये देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। देखो कॉमन पॉइंट क्या क्या है, ये मान लो ए बी का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये बी सी का कॉमन पॉइंट है रेड वाले से, और ये ग्रीन वाले से दिखाते हैं सी ए का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, सी ए का कॉमन पॉइंट है। जब हम लोग कॉमन पॉइंट को हटा रहे हैं तो जब ए और बी का कॉमन पॉइंट हटाते हैं तो भी ये वाला पोर्शन आ जाता है, बी सी का हटाते हैं तो भी ये वाला आता है, सी ए का हटाते तो भी ये वाला आता है। मतलब ये जो बीच वाला देख रहे हो जिसको मैंने इसे ग्रीन से बोल्ड कर दिया, ये पोर्शन हर बार हट जा रहा है, ये पोर्शन हर बार हट जा रहा है। ये कौन सा पोर्शन है, ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। ठीक है, तो बार बार कॉमन पोर्शन हटाते हुए इंडिविजुअली क्या हो रहा है, बीच वाला कॉमन पोर्शन हर बार हट जा रहा है। इसी वजह से उस बीच वाले कॉमन पोर्शन को हमें करना पड़ता है ऐड बैक, अदरवाइज वो हमारे डेटा से आउट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों के फॉर्मूले में ऐसा दिया हुआ है कि प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि जब ये दोनों का कॉमन पॉइंट यहां से ये हटाया तो एक बार ये हटा, फिर इसको हटाया तो फिर से ये हट गया, और इसको हटाया तो फिर से, मतलब ये आउट हो जाता है पिक्चर से। इसीलिए इसको पिक्चर में वापस लाने के लिए प्लस बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप कि फॉर्मूला जो है थोड़ा बहुत हम समझा पाए। ठीक है, कि क्यों यहाँ पर ऐड हो रहा है और बाकी लेस क्यों हो रहा है, वो तो मैंने तुम लोग को बताया, ओनली ए ओनली बी ओनली सी पाने के लिए। और वो जब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, तब हम लोगों से क्या हो रहा है कि कॉमन पॉइंट फॉर 3 जो है वो बार बार डिलीट हो जा रहा है, तो उसको वापस से ऐड बैक करना है। तो फिर इसीलिए इस फॉर्मूले में ये हुआ, तो ये याद रखो। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है वो तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा, उसका कोई वैसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।